बेटा देखोगे कल हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में रासायनिक बलगत वाले में रासायनिक अभिक्रिया की कोड देखी थी और रासायनिक अभिक्रिया की कोड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। आज हमें पढ़ना है छद्म एक अणु कोटि अभिक्रिया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। छद्म एक अणु कोटि अभिक्रिया, ध्यान से सुनना बेटा, समझना इसे। ओके, नजर सामने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से संबंधित। तो आप समझोगे यहाँ पर छद्म एक अणु कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जो कोई अभिक्रिया रासायनिक दर समीकरण से जिस कोटि की प्रतीत होती है उस कोटि की न होकर, उस कोटि की न होकर यदि एक कोटि की हो तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, छद्म एक अणु कोटि अभिक्रिया कहते हैं। मेरी दोबारा बात ध्यान से समझोगे। यदि कोई अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से अदर कोटि की, मतलब अन्य किसी कोटि की प्रतीत होती हो तो उस कोटि की न होकर सिर्फ, मतलब केवल एक कोटि की अभिक्रिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, छद्म एक अणु कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। जैसे एग्जाम्पल में, नजर सामने सब बच्चों की बेटा, जैसे CH3 C2H5 और प्लस H2O चेंज टू, यहाँ पर C2 CH3 COOH और प्लस C2H5OH। बेटा कुछ रिएक्शन ये है। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कितनी कोटि की मालूम पड़ रही है, बताइए। दो कोटि की मालूम पड़ रही है। कितनी कोटि की? दो। भैया यहाँ पर एक कोटि, यहाँ पर एक कोटि, तो टोटल कोटि कितनी हो गई? दो कोटि की। लग तो रहा है दो कोटि की, लेकिन ये दो कोटि की नहीं है, ये एक कोटि की है। रियल देखा जाए तो कितनी कोटि की बेटा? एक कोटि की है। तो जिस कोटि की प्रतीत होती है, मैंने क्या बोला परिभाषा में, जिस कोटि की प्रतीत होती है उस कोटि की ना होकर सिर्फ एक कोटि की अभिक्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे, छद्म एक अणु कोटि अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा इसकी आणविकता तो कितनी हो जाएगी? 2। आणविकता कितनी हो जाएगी? 2। सही है। 1 इसका एक अणु और इसका एक अणु आपस में टक्कर कर रहे हैं, टक्कर करके रिएक्शन को संपन्न कर रहे हैं। तो जितने अणुओं की संख्या आपस में टकराती है और टकरा कर रिएक्शन को संपन्न करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसकी आणविकता यानी कि अणुसंख्यता कहते हैं। तो अणुसंख्यता यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। समझ गए सब बच्चे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं बेटा, जब अभिक्रिया की कोड निकालते हैं तो हमें पता है सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, प्रेक्षित दर समीकरण। प्रेक्षित दर समीकरण, तो बताइए बेटा, प्रेक्षित दर समीकरण R=K कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ CH3 COOC2H5 और एक्टिव मास ऑफ H2O। तो आपको पता है जहां पर जल से क्रिया हो, किसी भी अभिक्रिया में जल से क्रिया कराई जा रही हो तो वहां पर जल की कोटि क्या हो जाती है बेटा? शून्य हो जाती है। जल की कोटि शून्य। तो यहाँ पर काउंट किसकी होगी? CH3 COOC2H5 की। तो यहाँ पर जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा? 1। मालूम कितने की पड़ रही थी ये बताइए? 2 कोटि की। और रियल कोटि इसकी कितनी है? 1। तो वह अभिक्रिया रासायनिक समीकरण से जिस कोटि की प्रतीत होती है उस कोटि की न होकर यदि एक कोटि की हो तो उसे छद्म एक अणु कोटि अभिक्रिया कहते हैं। बताइए, एग्जाम्पल सामने, समझ में आ गया भाई परिभाषा? इतना नोट करिए जल्दी। तो देखिए, वेग निर्धारक पद, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी वेग निर्धारक पद। समझोगे वेग निर्धारक पद किसे कहेंगे? ओके, तो जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती हो तो उसमें वे पद जिनका वेग सबसे कम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद कहते हैं। समझ में आ गई परिभाषा? एकदम सिंपल परिभाषा, ध्यान से समझना, मेरे शब्दों को ध्यान से समझना। वह अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हो तो उसमें वे पद जिनका वेग सबसे कम होता है उसे ही वेग निर्धारक पद कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत बेटा? जैसे एग्जाम्पल में ध्यान से समझोगे। एग्जाम्पल मैं बात करूं आपसे, मैं यहाँ पर कोई रिएक्शन लूं बेटा, सामने देखोगे सब बच्चे, कोई अभिक्रिया, तो अगर मैं कहूं बेटा मेरे पास NO2
बेटा आवाज मत करो भाई। 2NO एक कंपाउंड है जिसकी क्रिया मैं O2 से करा रहा हूं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 2NO2। समझ गए क्या बेटा? 2NO2 क्या प्राप्त होता है? 2NO2। इसका मतलब क्या हुआ सर? सब इसमें दो पद होंगे, कैसे? तो यहाँ पर समझोगे दो पदों को। सबसे पहला पद प्रथम पद रिएक्शन में, प्रथम पद कैसे हुआ तो देखो ध्यान से। प्रथम पद में NO प्लस NO, यानी दो बार NO संयोग करेगा आपस में, और दो बार NO संयोग करके बना लेगा बेटा यहाँ से N2O2। क्या बना लेगा बेटा? N2O2। मेरी बात समझने की कोशिश करना। प्रथम पद अभिक्रिया में, यानी कि अभिक्रिया में जो पहला पद है वो NO और NO आपस में संयोग करेंगे तो N2O2 बन जाएगा। या अगर मैं इसे बोलूं तो बेटा यहाँ पर 2NO भी कह सकता हूँ। देखो बात एक ही है, चेक करो एक ही बात है क्या? N2O2 या 2NO बात एक ही है। इसे क्या कहेंगे बेटा? ये रिएक्शन यहाँ पर हो रही है फास्ट। कैसी रिएक्शन हुई? फास्ट हुई। यानी कि मैं आपसे कहूँ बेटा आप बताइए 1 + 2 कितना हो गया? 3। आप तुरंत बता सकते हैं विद इन सेकेंड। सो आंसर आप तुरंत बता सकते हैं सर 3। और मैं आपसे कहूँ बेटा NO NO आपस में संयोग करेंगे तो आप कहोगे सर N2O2। कितनी फास्ट रिएक्शन हुई, तो इस सब क्रिया को क्या कहेंगे? फास्ट अभिक्रिया। लेकिन द्वितीय पद, अब हम यहाँ पर द्वितीय पद समझेंगे तो देखिए द्वितीय पद, द्वितीय पद में बेटा यहाँ पर क्या हुआ? N2O2 आपस में N2O2 रिएक्शन करेगा किससे? O2 से। N2O2 या फिर 2NO बात एक ही है बेटा। मैंने बार बार आपको वही बता रहा हूँ कि NO यानी 2NO या फिर N2O2 एक ही बात है। तो N2O2 आपस में रिएक्शन करेगा O2 से, तो यहाँ बना लेगा 2NO2। चेक करो, समझ रहे हैं क्या? यानी कि ये वाली रिएक्शन जो मैंने पहले लिखी थी बेटा वो दो पदों में संपन्न होती है। यहाँ पर चेक करिए, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद फास्ट हो जाता है पहला पद, और दूसरा पद होता है थोड़ा स्लो। तो बेटा जो पद स्लो होता है वही वेग निर्धारक पद कहलाता है। समझ गए? यानी कि मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि वह क्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हो, एक से अधिक पदों में संपन्न होती हो, तो उसमें वे पद जिनका वेग सबसे कम होता है उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। बताइए समझ में आ गया? तो यहाँ पर वेरी स्लो रिएक्शन हुई तो इसी पद को क्या कहेंगे बेटवा? वेग निर्धारक पद कहेंगे। समझ में आ गया होगा सब बच्चों को? ओके चलिए, तो इतना नोट कर लेंगे आप, परिभाषा सहज नोट करिए सब बच्चे। तो यहाँ पर समझोगे आप शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा? पहली बात ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, यहाँ से देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इनमें से एक अभिक्रिया का एग्जाम में जरूर पूछा जाना है, डेफिनेटली है। कोई एक रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया में से या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में से एक आपका 101% एग्जाम में आएगा। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के जो अभिकारक पदार्थ होते हैं वो उनकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करते हैं, इस अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं यहाँ पर इसका पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, पहले डेरिवेशन को समझ लीजिए, उसके बाद में आप डेफिनेशन लिख लेंगे। पहले ध्यान से इधर देखेंगे। अर्थात माना कि कोई अभिक्रिया, बेटा नजर सामने सब बच्चों की, माना कि कोई अभिक्रिया A चेंज टू उत्पाद। बेटा आपको पता है कि A यहाँ पर अभिकारक होगा और अभिकारक आपस में संयोग करके उत्पाद बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है A चेंज टू उत्पाद। अब बेटा यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय मतलब t बराबर 0। भैया प्रारंभिक समय t बराबर 0 होगा, और प्रारंभिक समय में इसकी सांद्रता A हमने मानी और इसका जो उत्पाद वो प्राप्त हुआ 0। मतलब t समय में, सॉरी 0 समय में अभी भी कोई उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ है। सीधी सीधी सी बात है बेटा कि समय 0 है तो उत्पाद भी 0 होगा, समय के साथ उत्पाद बदलेगा। बात सही है ना? अभिकारक आपस में संयोग करेंगे, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, उस टाइम में कुछ ना कुछ उत्पाद प्राप्त होगा। ये प्रारंभिक समय में। नेक्स्ट अंतिम समय में, नजर सामने सभी बच्चों की,
अंतिम समय में बेटा यहाँ पर हमने यहाँ पर सपोज किया अंतिम समय में, मतलब t बराबर t, हमने टाइम माना t बराबर t, और यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हुआ हमें x, और इस अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाएगी बेटा a माइनस एक्स। भैया अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पहले कितनी थी a, बाद में t समय बाद जो सांद्रता उत्पन्न हुई है, प्राप्त हुई है, वो कितनी है x, तो किस में से हुई है a में से, तो a माइनस एक्स। बताइए समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेक्षित दर समीकरण या अभिक्रिया दर समीकरण। तो देखिए क्या है अभिक्रिया, सामने सब बच्चों की नजर, अभिक्रिया दर समीकरण। तो बेटा R इक्वल टू कांस्टेंट के एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0। समझ में आया क्या बेटा, यहाँ पर रिएक्शन में अभिकारक क्या है A, तो एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0 और कांस्टेंट के। बताइए शून्य क्यों आया, क्योंकि बेटा अभिक्रिया की कोटि क्या है शून्य, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ओके, कोई समस्या किसी बच्चे को। चलिए तो इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं इसे नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि एक्टिव मास ऑफ A की पावर 0, आपको पता है किसी की भी पावर शून्य हो उसका मान कितना हो जाता है बेटा 1, तो 1, तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा R इक्वल टू कांस्टेंट के, और यहाँ पर 1 रखोगे तो सिर्फ के ही रहेगा, और उसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। बताइए सही है बेटा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम चलेंगे बल गतिकी के नियमानुसार, तो थोड़ा ध्यान से सुनोगे, नजर सब बच्चों के सामने होनी चाहिए। बल गतिकी के दर नियमानुसार से तो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। याद करो जब हमने आपको तात्क्षणिक वेग कराया था तब आपको मैंने बताया था कि अभिक्रिया की दर कितनी होती है, R इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तात्क्षणिक वेग में कराया था भाई। तो यहाँ पर दर R इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी से मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप समीकरण 1 व 2 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बेटा इक्वल। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी और इक्वल टू के। बताइए, तो यहाँ पर डी टी को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बेटा जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। और बेटा आपको पता है कि यहाँ पर dx का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx का समाकलन x, तो x बराबर, और यहाँ पर बेटा k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल लेंगे, और dt का करेंगे तो t, और एक आ जाएगा समाकलन स्थिरांक कांस्टेंट के तौर पर प्लस c। बताइए सब बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर तीसरा, जहां c बराबर क्या है समाकलन स्थिरांक, जहां c बराबर क्या है बेटा समाकलन स्थिरांक, तो c। अब समीकरण, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ मैं ऊपर से कर रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा। नाउ मीन्स प्रारंभिक समय में t बराबर क्या है 0, और यहाँ पर x बराबर भी क्या है बेटा 0 प्रारंभिक समय में। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक समय में t बराबर 0 और x बराबर 0, सांद्रता भी कितनी है बेटा 0, सांद्रता प्रारंभिक समय में कितनी है 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू को रख देंगे t बराबर 0, कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, कहाँ पर रखेंगे बेटा समीकरण 3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से। तो देखिए x बराबर k इंटू टी प्लस सी, और बेटा यहाँ से x का मान भी कितना है 0 और k इंटू टी का मान भी 0 प्लस सी, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। क्या समझ में आया। और c का मान उठा के कहाँ रख देंगे फिर समीकरण 3 में, कहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 में। तो समीकरण फिर 3 से, पुनः समीकरण 3 से,
तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा सी का मान यहाँ रख दोगे तो x इक्वल टू के टी प्लस जीरो, सी का वैल्यू रख दिया हमने जीरो, और यहाँ से हमें निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, टी, क्या निकाल लेंगे बेटा, टी या फिर के निकाल लीजिए, तो दिस इज इम्प्लाई दैट के बराबर आ जाएगा x अपॉन टी, और ये है आपका शून्य कोटि की अवक्रिया का समीकरण, व्यंजक। समझ में आ गया, शून्य कोटि की अवक्रिया का व्यंजक। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सही है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक लाइन की, लिखिए